डिजीज है कालरा। कालरा को क्या कहते हैं? फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। यही एक अकेला फादर है डिजीज। एक्यूट डायरियल डिजीज है, विब्रियो कालरा से होती है। कालरा की डिजीज जो है विब्रियो कालरा से होती है, एक्यूट डायरियल डिजीज है। अब विब्रियो कालरा क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। एक चीज इसकी अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइनल विलाई पे ही असर करता है और बाकी बॉडी के किसी पार्ट को अफेक्ट नहीं करता है। वहां पे ये क्या करता है? एंट्रोटॉक्सिन निकालता है। टॉक्सिन निकलता है इंट्रोटॉक्सिन, जो किस पे काम करता है? साइक्लिक एएमपी, ये सिस्टम है म्यूकोजल सेल्स का, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पे? जो प्रोसेस होना चाहिए नॉर्मली डाइजेशन का वो नहीं होता, बल्कि डायरिया शुरू हो जाती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड एक बार के एग्जाम में आया हुआ है। कालरा का इंक्यूबेशन पीरियड ये एग्जाम में आया हुआ 2019 या 2018 के। 1 से 2 दिन होता है। 1 से 2 दिन होता है, या कभी कभी 3 hours to 5 days भी लिख के आता है। लेकिन ये वाला आया था एग्जाम में, ये वाला आया था इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कालरा 1 to 2 days। रिजर्वायर क्या है? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन ही इसका रिजर्वायर है। इसके क्लिनिकल फीचर्स थोड़ा सा देखिएगा कालरा का। 3 स्टेज में इसके क्लिनिकल फीचर्स डेवलप होते हैं। पहला स्टेज ऑफ इवाकुएशन, सडन ऑनसेट होता है। पहला स्टेज जो इसका होता है स्टेज ऑफ इवाकुएशन, सडन ऑनसेट। अब इसमें जो फीचर्स होते हैं ना वो प्रोड्रोमल फीचर्स ही होते हैं, लाइक एब्डोमिनल पेन वगैरह थोड़ा बहुत रहेगा। और जो इसकी खास पहचान है, इसमें वही पेनलेस डायरिया शुरू होती है, पेनलेस वाटरी डायरिया। तो ये जो पेनलेस वाटरी डायरिया है, कालरा का जो डायरिया, इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। किसी को याद है? राइस वाटर स्टूल। यस, राइस वाटर स्टूल। एक चीज और आती है, पी सूप स्टूल। पी सूप स्टूल किस में पाया जाता है, किस डिजीज में? टाइफाइड में। टाइफाइड में पी सूप स्टूल है, और कालरा में राइस वाटरी स्टूल। पेनलेस वाटरी डायरिया होती है पहले स्टेज में। सेकेंड स्टेज जो है ये सबसे खतरनाक स्टेज होता है, स्टेज ऑफ कोलैप्स। ये सबसे खतरनाक स्टेज होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर किसी को कंटिन्यूअस पेनलेस वाटरी डायरिया हो रही है तो क्या, एक तो फ्लूइड लॉस हो रहा है, दूसरे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। और जो स्टेज ऑफ कोलैप्स डेवलप होता है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से ही ये स्टेज डेवलप होती है, डिहाइड्रेशन की वजह से। अब अगर किसी को डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन के फीचर्स में क्या है? sunken eyes, रैपिड एंड फीबल पल्स, ड्राई स्किन। रैपिड एंड फीबल पल्स। एब्डोमेन जो हो जाता है वो स्केफाइड हो जाता है। टेम्परेचर कैसा रहेगा कालरा में? लो रहता। हाँ, नॉर्मल नहीं रहता, बल्कि सब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। कालरा के पेशेंट में अगर टेम्परेचर चेक करना हो ना, तो रेक्टल टेम्परेचर लिया जाता है, इसलिए क्योंकि पूरे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बिलो द नॉर्मल हो जाता है, सब नॉर्मल टेम्परेचर। अब इनके जो अभी किसी ने वो बताया था इससे पहले, एक क्लिनिकल फीचर इसी में, ड्राई स्किन। ड्राई स्किन नहीं, बल्कि जो इसके हाथ और पैर होते हैं ना उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया, वाशरमैन हैंड एंड फीट। कपड़े धुले होंगे सबने, ज्यादा देर तक पानी में जब हाथ रहता है या पैर रहता है तो स्किन देखिए किस तरीके की होती है। ऐसा लगता है कि एपिडर्मिस अभी छूट के बाहर हो जाएगी और एकदम व्हाइट कलर की हो जाती है, लेदरी। सेंटिंग।
इसी को कहते हैं वाशरमैन हैंड्स एंड फीट। ये भी स्टेज ऑफ कोलैप्स में ही मिलता है। और ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड नहीं हो पाता इसमें। रैपिड एंड फीबल पल्स तो होती है लेकिन ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेबल नहीं होता। संक्शन आइज है, रैपिड फीबल पल्स है, स्केफाइड एब्डोमेन है, सब नॉर्मल टेम्परेचर है। वाशरमैन हैंड एंड फीट। अब ये यहाँ से दो चीज मिली, एक तो राइस वाटरी स्टूल किसमें पाया जाता है, कॉलरा में। वाशरमैन हैंड एंड फीट ये किसका फीचर है, ये भी कॉलरा का फीचर है। अब अगर डायरिया हो रही है कंटिन्यूअस, डिहाइड्रेशन हो गया, कोलैप्स की कंडीशन हो गई, तो यूरिन आउटपुट डिक्रीज, यूरिन आउटपुट एकदम कम हो जाएगा और अल्टीमेटली पेशेंट में गो इनटू कोमा और डेथ। कोमा हो जाएगा या डेथ हो जाएगी पेशेंट की। ठीक, इसीलिए स्टेज ऑफ कोलैप्स ही सबसे खतरनाक स्टेज मानी गई है। तीसरा स्टेज जो होता है स्टेज ऑफ रिकवरी। स्टेज ऑफ रिकवरी, अगर डेथ नहीं हुई, पहली जो कंडीशन यही लगाई गई कि अगर डेथ नहीं हुई तब स्टेज ऑफ रिकवरी शुरू होगा, वरना ज्यादातर चांस ये होता है कि इसी में डेथ हो जाए, स्टेज ऑफ कोलैप्स में ही। लेकिन अगर डेथ नहीं हो रही है तब स्टेज ऑफ रिकवरी शुरू होता है। स्टेज ऑफ रिकवरी में क्या होता है, मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड नहीं होता स्टेज ऑफ कोलैप्स में, लेकिन यहाँ ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पल्स जो है वो नॉर्मल होने लगेगी, टेम्परेचर जो आपका है वो नॉर्मल आ जाएगा, और यूरिन आउटपुट जो यहाँ खत्म हो गया था स्टेज ऑफ कोलैप्स में वो नॉर्मल हो जाएगा। ये बताएगा क्या, स्टेज ऑफ रिकवरी को। ठीक, अब इसमें कॉलरा का जो सबसे पहले ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे पहली जरूरत है कॉलरा को ट्रीट करने के लिए क्या है, हाइड्रेशन में। हाइड्रेट करना है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को सही करना है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट यानी ओआरएस सबसे पहले जो इसेंशियल क्राइटेरिया है ट्रीटमेंट ऑफ कॉलरा के लिए, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, स्टूल और स्वाब सैंपल्स लेते हैं, उससे कल्चर कराते हैं, विब्रियो कॉलरा मिल गया तो ठीक है। उसके बाद अगर कल्चर हो गया, कंफर्म डायग्नोसिस हो गई, तब जाके एंटीबायोटिक्स देते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और बताइए कि एंटीबायोटिक, सर राइस वाटर स्टूल वो उसका कॉलरा। हाँ राइस वाटरी स्टूल जो है वो कॉलरा में ही पाया जाता है। प्रोफ्यूज पेनलेस वाटरी डायरिया होती है जो एक वक्त में ना इतनी ज्यादा, अब जाहिर सी बात है कि किसी को कंटिन्यूअस अगर डायरिया हो रही है तो एक वक्त आएगा कि पेट में कुछ नहीं बचता, सिर्फ क्या निकलता है, पानी। और पानी जो निकलता है वो झाग की तरह रहता है, तो उसके बस उसकी रिजेम्बलेंस के लिए उसको बताया गया है ताकि याद रहे, सिर्फ रिजेम्बलेंस के लिए ये दिया गया कि अब क्योंकि वो झाग की तरह सिर्फ पानी ही निकलता रहता है तो इसलिए राइस वाटरी स्टूल कहा गया उसको। तो इससे डायग्नोसिस कुछ कंफर्मेशन नहीं होती, बट स्टूल एग्जामिनेशन कंपलसरी है। स्टूल एग्जामिनेशन कंपलसरी हो जाता है इसमें, क्योंकि जब तक हम कॉलरा को मतलब विब्रियो कॉलरा को आइडेंटिफाई नहीं कर लेंगे तब तक ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया। और कॉलरा एक वो नोटिफिएबल डिजीज है, इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। कॉलरा के कंट्रोल के डब्ल्यूएचओ की कुछ गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले क्या है कि डायग्नोसिस की वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ द डायग्नोसिस। उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है कि आइडेंटिफाई करना है हमको विब्रियो कॉलरा को। इन स्टूल सैंपल, अब कहीं पे अगर आउटब्रेक हो गया कॉलरा का तो सबके नहीं लेने हैं, कल्चर सबका नहीं कराना है, सबके हर पेशेंट का कुछ का लेके अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया दैट मीन्स कि हाँ डायग्नोसिस कंफर्म है अब हमारी, यहाँ पे कॉलरा का आउटब्रेक हो चुका है। हर केस या हर कैरियर हर पेशेंट का कल्चर नहीं कराना है, ये था इसकी इसेंशियल में सबसे पहली चीज थी कि डायग्नोसिस को वेरीफाई करना है कि कॉलरा से ही हो रही है या किसी और फूड पॉइजनिंग किसी और वजह से हो रही है। अब दूसरी चीज थी नोटिफिकेशन, कॉलरा के बारे में मैंने बताया कि ये नोटिफिएबल डिजीज है। अगर आपने डायग्नोज कर लिया तो अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको जो लोकल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में,
आप वहाँ उनको इन्फॉर्म करिए, वो नेशनल लेवल पे इन्फॉर्म करेंगे, फिर नेशनल लेवल पे जो हमारी अथॉरिटी है वो इंटरनेशनली इन्फॉर्म करेगी कि हमारे यहाँ फला जगह पे कॉलेरा का आउटब्रेक हुआ है, उसके इतने केसेस मिल रहे हैं। ये चीज़ होती है, ये नोटिफिएबल डिजीज है लोकली, उसके बाद नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनली। इस तरीके से इसको नोटिफाई किया जाता है। अब इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन एक है, अंडर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन इसके मुताबिक ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट है या नेशनल गवर्नमेंट हमारी, मान लीजिए हमारे यहाँ हो रहा है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर विद इन 24 आवर्स नेशनल गवर्नमेंट को WHO को इन्फॉर्म करना होगा कि हमारे यहाँ फला स्टेट के फला डिस्ट्रिक्ट में कॉलेरा के केसेस मिलने शुरू हो गए हैं। विद इन 24 आवर्स बताना पड़ता है। विद इन 24 आवर्स नेशनल गवर्नमेंट को WHO को बताना है कि कॉलेरा के आउटब्रेक हुआ है, कॉलेरा के केसेस मिलने शुरू हो गए हैं। अब कितने केस मिल रहे हैं, कितनी डेथ हो रही है, ये डेली बतानी है, और हर हफ्ते फिर उसका पूरा रिकॉर्ड भेजना है। ये भी है कि नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ टू बी रिपोर्टेड डेली एंड वीकली। कितने केस मिल रहे हैं, कितनी डेथ हो रही है, वो बताना है लगातार। अब केस फाइंडिंग कैसे होती है? कंटिन्यूअस, राइग्रस, या यूं कह लीजिए एग्रेसिव, थ्रू एग्रेसिव केस सर्च। लगातार आप उस एरिया में हमको कॉलेरा के केसेस को ढूंढना है, जिसके अंदर भी साइन और सिम्टम्स मिल रहे हैं, उनके स्टूल का सैंपल फिर लेना है। ये था। रिहाइड्रेशन थेरेपी किससे करेंगे? ORS से। अब अगर एडजंक्ट टू थेरेपी, अब इस थेरेपी में अब क्या और है? ORS तो देना ही देना है, ये तो सप्लीमेंट है, कंटिन्यू मस्ट है। इसके अलावा आप क्या दे सकते हैं? एंटीबायोटिक्स ही देनी है। अब एंटीबायोटिक्स देंगे कब? जब वोमिटिंग रुक जाएगी, तभी हम एंटीबायोटिक्स तभी हम एडमिनिस्टर करते हैं जब वोमिटिंग रुक जाए। अब इसमें अलग अलग तरीके से दिया हो, कई एंटीबायोटिक्स हैं। एडल्ट के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, कीमोप्रोफाइलेक्सिस अलग है, प्रेगनेंसी में अलग है। एडल्ट के लिए कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं? यही ड्रग ऑफ चॉइस भी कही जाएगी। एडल्ट में डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, और ये डॉक्सीसाइक्लिन एक जगह और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में भी डॉक्सीसाइक्लिन ही ड्रग ऑफ चॉइस। PID में, हाँ, PID में, एडल्ट में। एक्ने में, जी, एक्ने में भी, पर एक्ने वल्गैरिस में भी मोस्टली ये यूज होता है। ये आवाज ना थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे किसी पाइप से निकल के आ रही, बहुत ज्यादा वो। सर एक्ने में बोल रहे हैं, एक्ने। ठीक है, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोला। एडल्ट में डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस है। चिल्ड्रन, बच्चों में सर एजिथ्रोमाइसिन। वो बोल रहे हैं कि पिंपल्स, जैसे फेशियल पिंपल्स रहते हैं, एक्ने वल्गारिस। एक्ने वल्गेरिस में ठीक है, स्किन वाले देते होंगे, मुझे एक्ने का नहीं पता था। हाँ, PID के बारे में पता था। एजिथ्रोमाइसिन, बच्चों में एजिथ्रोमाइसिन, और प्रेगनेंसी में भी एजिथ्रोमाइसिन ही यूज कराते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ना सर अजिथ्रोमाइसिन? इसमें फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं ना अजिथ्रोमाइसिन? अगर कॉलर होगा तो दे सकते हैं ना, आप देखेंगे कौन सी कंडीशन वर्स है। डॉक्सी तो हर टाइम इस पे में कौन सा इंडिकेटेड ना सबसे। प्रेगनेंसी में एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, शॉर्ट कोर्स है, सिर्फ 3 दिन या 5 दिन के लिए इसको चलाते हैं। जी देते हैं सर, बट फर्स्ट 3 months में नहीं देते यूजुअली। ऐसा तो बुक में मुझे नहीं मिला। नहीं सर, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। आप इतनी वर्स कंडीशन है, कॉलरा हुआ है, तब तो फिर दे देंगे, नहीं देंगे तभी तो। तो खैर पहले कॉलरा को ही ट्रीट करना है। और कीमो प्रोफाइलेक्सिस किससे करते हैं इसकी?
डॉक्सी से ही? नहीं, कीमोप्रोफाइलेक्सिस एकदम अलग है, टेट्रासाइक्लिन से करते हैं। ठीक, एडल्ट में डॉक्सीसाइक्लिन, कीमोप्रोफाइलेक्सिस टेट्रासाइक्लिन, चिल्ड्रन में एजिथ्रोमाइसिन, प्रेगनेंसी में भी एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। इसके अलावा अब जहाँ पे ये आउटब्रेक है वहाँ पे सैनिटेशन मेजर्स, यानी क्या करना है, जो सैनिटेशन है, वाटर सप्लाई है, फूड सप्लाई है, उसको क्या करना है, बेहतर बनाना है। और फिर लास्ट में आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन कॉलेरा का मास लेवल पे नहीं किया जाता है, मास लेवल पे वैक्सीनेशन कॉलेरा का नहीं करते। हाँ, किसी में अब हो गया, जैसे कि कीमोप्रोफाइलेक्सिस कर रहे हैं, तो कीमोप्रोफाइलेक्सिस भी जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स वाले हैं ना, उन्हीं को, जिनमें ये शुबा है कि हाँ इनको हो सकती है, उन्हीं को देते हैं। ऐसे ही वैक्सीनेशन भी इसका किया जाता है। कौन सी वैक्सीन थी, उसका क्या स्ट्रेन था कॉलेरा का? डुकोरल। डिकोरल था। लास्ट में एक चीज आती है इसके, यही गाइडलाइन जो डब्ल्यू की इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसमें जो सबसे आखिरी स्टेप है वो है हेल्थ एजुकेशन, यानी लोगों को बताना है कि कैसे कैसे उन्हें सैनिटरी मेजर्स लेने हैं, कैसे बचना है, पानी को उबालना है, छान के पीना है, चीज़ों को ढक के रखना है, फ्लाइज पे कंट्रोल रखना है। तो जो भी तरीका, मतलब हेल्थ एजुकेशन, और हेल्थ एजुकेशन को बताया गया कि मोस्ट इफेक्टिव प्रोफाइलेक्टिक मीजर अगर कोई है इसके प्रिवेंशन में कॉलेरा के, तो वो हेल्थ एजुकेशन है। मोस्ट इफेक्टिव प्रोफाइलेक्टिक मीजर, हेल्थ एजुकेशन। ठीक, ये गाइडलाइन है बेसिकली डब्ल्यू की कॉलेरा के बारे में। क्या, अगर सबसे पहले क्या करना है, डायग्नोसिस का वेरिफिकेशन करना है। कहीं भी, ये सिर्फ इसी में नहीं, कहीं पे भी कोई एपिडेमिक होता है तो उसका फर्स्ट स्टेप यही होता है, वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस, कि हाँ किस चीज से हो रहा है ये आउटब्रेक। सबसे पहले किसी स्टूल सैंपल लेके, कुछ कुछ केसेस का, सबका नहीं, विब्रियो कॉलेरा को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन जारी करना है। नोटिफिकेशन क्या, अगर फिजिशियन ने डायग्नोज कर लिया है तो अब उसका वो फर्ज है कि सबसे पहले वो क्या बताएगा, डिस्ट्रिक्ट सीएमओ को बताएगा। सीएमओ जो है नेशनल लेवल पे इन्फॉर्म करेगा। अब हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरनेशनली बताएगी, पूरा सर्कुलर जारी होगा। और ये इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है, उसके नॉर्म में है कि विद इन 24 आवर्स नेशनल गवर्नमेंट को बताना है, डब्ल्यू को भी, और पूरा उसके सर्कुलर जारी करना है। और उसके बाद डेली और हर हफ्ते नंबर ऑफ केसेस और डेथ को रिपोर्ट करना है डब्ल्यू को उन्हें। उसके बाद केस फाइंडिंग, कंटिन्यूअसली केस फाइंडिंग करनी है, केस ढूंढना है उस इलाके में। रिहाइड्रेशन थेरेपी ओआरएस से करेंगे। अब एडजंक्ट थेरेपी या एडजुएंट कर लीजिए, दोनों। क्या, एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स तभी देंगे जब वोमिटिंग रुक जाएगी, और वोमिटिंग रुक गई तो थेरेपी में यही है कि एडल्ट के लिए डॉक्सीसाइक्लिन है, चिल्ड्रन के लिए एजिथ्रोमाइसिन, प्रेगनेंसी में एजिथ्रोमाइसिन, कीमोप्रोफाइलेक्सिस टेट्रासाइक्लिन से। वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा इसमें इफेक्टिव नहीं है, लेकिन उसकी वैक्सीन जो है वो डिकोरल है। और मोस्ट इफेक्टिव प्रोफाइलेक्टिक मीजर हेल्थ एजुकेशन है, लोगों को बताना है कि किस तरीके से उन्हें कैसे अपने आप को बचना है, बचाना है। ये कॉलेरा का था। सर इसमें आईवी फ्लूइड भी देते हैं क्या? आईवी फ्लिप क्यों नहीं देंगे? नहीं, पेशेंट हमने और चला गया, पेशेंट अगर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड, ओरली वो नहीं ले पा रहा है, तो आईवी तो देना ही देना है फिर आपको। यहाँ पे ये चीज थी ना, स्टेज ऑफ कोलैप्स, अगर पेशेंट कोलैप्स कर गया तो फिर अब तो वो ओरली ले ही नहीं पाएगा, अब तो पेरेंटल रूप से हमें देना ही देना है फ्लूइड को। सबसे पहला स्टेप जो यही होता है कि फ्लूइड लॉस को मेंटेन किया जाए, मतलब उसको पूरा किया जाए किसी भी तरीके से। क्योंकि एक बार अगर यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गया, रुक गया, तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं किसके, रीनल शटडाउन के, रीनल फेलियर के, और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो सबसे पहली चीज ये फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को सही रखना है, सही करना है। एंटीबायोटिक थेरेपी बाद की चीज है, एक बार यहाँ से बचेगा तो फिर देखा जाएगा। लास्ट डिजीज थी आपकी टाइफाइड। क्या, सिस्टमिक इन्फेक्शन है। टाइफाइड डिजीज जो है सिस्टमिक इन्फेक्शन है, किससे होती है, साल्मोनेला टाइफाई से। अब एक चीज और होती है, साल्मोनेला पैराटाइफाई भी होता है। एक नाम और सबने सुना होगा, इंटेरिक फीवर का।
ये कब होता है, एंटेरिक फीवर कब कहते हैं? टाइफाइड तो है, ठीक है, साल्मोनेला टाइफाइड से हो रहा है। एंटेरिक फीवर कब कहेंगे? जब टाइफाइड को ही कहते हैं fever। नहीं, वही तो अभी बोला, साल्मोनेला टाइफाइड है, हाँ तो टाइफाइड और साल्मोनेला पैराटाइफाइड से पैराटाइफाइड हो। जब टाइफाइड और पैराटाइफाइड दोनों हो तब हम कहते हैं एंटेरिक फीवर। हाँ, टाइफाइड और पैराटाइफाइड जब दोनों रहेंगे तब हम कहते हैं एंटेरिक फीवर। पॉजिटिव एजेंट इसका क्या है? टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफाइड, पैराटाइफाइड का साल्मोनेला पैराटाइफाइड। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन क्या? मैन है, चाहे केस हो चाहे कैरियर्स हो, इसका रिजर्वायर क्या है? इसका मैन है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ये भी क्या है? फीको ओरल रूट से ही फैलती है। पीको उड़े। फीको ओरल रूट, फीसेज यूरिन ऑफ केसेज या कैरियर प्राइमरी सोर्स है। इसके अलावा वाटर, फूड, फिंगर्स, फ्लाइज सेकेंडरी सोर्स है। इंक्यूबेशन पीरियड इस डिजीज का कितना है? 10 to 14 डेज। अगर पीछे हम याद करें, अभी हमने एक डिजीज पढ़ी थी, उसमें भी इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 डेज था। किसका? हेपेटाइटिस ए नहीं, नहीं, हाँ किसी हेपेटाइटिस में नहीं था। सॉरी। स्टार्टिंग की डिजीज में जाइए जो शुरू की हमने पढ़ी थी। मीजल्स का कितना था? 10 to 14 डेज ही था। मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 डेज ही था। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाई फीको ओरल रूट या यूरिन ओरल रूट होता है। इसके क्लिनिकल फीचर, टाइफाइड ज्यादातर लोगों ने देखा भी है, ट्रीट भी किया होगा। क्लिनिकल फीचर बताइए क्या क्या होते हैं इसमें? सर माइल्ड टू मॉडरेट फीवर होगा। हाई ग्रेड फीवर होता है। माइल्ड टू मॉडरेट तो भूल जाइए। सर स्टेप लैडर फीवर रहता है, स्टेप इन द लैडर, सेंस के वैसे डेली इंक्रीज होते जाता है वो। हाँ, हेडेक रहता है, अब्डोमेन पेन रहता है। इसका सिम्टम वीकली होगा ना, फर्स्ट वीक में अलग होगा, सेकेंड वीक में ऐसे करके। वो सब तो रहेगा ही रहेगा। सबसे पहले इसकी जो पहचान टाइफाइड की वही है कि हाई ग्रेड फीवर, स्टेप लेडर फीवर। वो भी स्टेप लेडर पैटर्न कैसे? जैसा भी बताया इन्होंने कि आज मान लीजिए किसी को आज 38 डिग्री सेंटीग्रेड था टेम्परेचर, नेक्स्ट डे जो है ना वो 38.5 पे रहेगा, नेक्स्ट डे 39 हो जाएगा। इस तरीके से ये बढ़ता है, इसलिए इसको स्टेप लैडर पैटर्न कहा गया। बहुत हाई ग्रेड का फीवर होता है। अब हेडेक, शोर थ्रोट, एब्डोमिनल पेन, इनिशियल स्टेज इसमें कॉन्स्टिपेशन रहेगा, फिर डायरिया हो जाएगा। इनिशियली कॉन्स्टिपेशन होता है शुरू में, और उसके बाद फिर डायरिया। डायरिया होगा तो इसमें कौन सा स्टूल बताया था मैंने? पीस सूप। हाँ, एक तो स्टेप लैडर पैटर्न याद रखिएगा इसमें जो फीवर का होता है। रोज स्पॉट्स भी होगा ना इसमें। हाँ, रोज स्पॉट्स होता है, अभी सेकेंड वीक में होता है वो डिजीज के, अभी उसको होता है। स्टेप लैडर पैटर्न का फीवर होता है और पी सूप, स्टूल, इनिशियल क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन, बाद में डायरिया। अब अगर आप इसका वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कर, इसमें एक चीज और पाई जाती है, ल्यूकोपीनिया होता है। नॉर्मली जो इन्फेक्शन होते हैं, किसी को कोई डिजीज होती है इस तरीके की, तो उसमें क्या होता है कि ल्यूकोसाइटोसिस होती है, लेकिन इसमें ल्यूकोपीनिया पाया जाता है। ल्यूकोपीनिया मतलब जो WBCs हैं वो लोअर रेंज पे रहेंगे। टोटल 4000 काउंट से रिड्यूस हो गया। 4000 उसकी नॉर्मल है, तो 4000 या 4000 से नीचे ही पाए जाएंगे। तो ल्यूकोपीनिया इसमें पाया जाता है। हाँ, सर इसमें कॉन्स्टिपेशन होगा पहले या डायरिया? फिर कॉन्स्टिपेशन होगा ना पहले। पहले कॉन्स्टिपेशन, इसलिए देखिए एरो बनाया मैंने, पहले कॉन्स्टिपेशन फिर जाके डायरिया होती है। इनिशियली कॉन्स्टिपेशन होता है। आप अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे इसमें हम पेशेंट का, तो स्प्लेनोमेगैली पाई जाती है। एक चीज तो ये हो गई, स्प्लेनोमेगैली पाई जाएगी। अभी पल्स के बारे में किसी ने नहीं बताया, इसमें कौन सी पल्स पाई जाती है? ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया नहीं कहेंगे, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। क्यों कहते हैं रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया? से क्या समझे आप?
टेम्परेचर के हिसाब से इतनी पल्स बढ़ती नहीं है। जितनी बढ़नी चाहिए। नॉर्मली 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे अराउंड 10 बीट्स पर मिनट बढ़नी चाहिए। इसमें भी ऐसा नहीं है कि ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा लेस देन 60, नहीं। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल से बढ़ रहा है तो टेम्परेचर पल्स भी 20 कम से कम 20 बीट्स पर मिनट बढ़नी चाहिए, लेकिन उतनी नहीं बढ़ती, 10 से 12 बीट्स बढ़ सकती हैं। इसी को रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। तीसरी चीज इसमें जो रैश, अभी किसी ने रोज स्पॉट की बात की थी ना, रोज स्पॉट, ये साइन है, ये जो फिजिशियन देखेगा। रोज स्पॉट्स जो है सेकेंड वीक में पाया जाता है ट्रंक पे, ट्रंक पे। और अगर नेग्लेक्टेड केस है, 10 दिन से ज्यादा हो गया और उसको एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है टाइफाइड का, तब जाके इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो डेवलप शुरू होना, मतलब शुरू होना, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। कौन सा इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है अगर हमने टाइफाइड को ट्रीट नहीं किया? Sir, intestinal perforation, no. सबसे कॉमन जो इसका Intestinal perforation. कॉम्प्लिकेशन है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, वही इंटेस्टाइनल परफोरेशन। होता कब है ये? किस वीक में? Second week में. थर्ड वीक में। थर्ड वीक के बाद होगा, जब थर्ड पहले तो ये थर्ड वीक से पहले नहीं होता, थर्ड वीक में होता है इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इंटेस्टाइनल परफोरेशन इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा और दूसरे न्यूमोनिया भी हो सकती है, मायोकार्डाइटिस भी हो सकता है, और भी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इसका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ये इंटेस्टाइनल हेमरेज इसी को कह लीजिए, या इंटेस्टाइनल परफोरेशन थर्ड वीक में। न्यूमोनिया, मायोकार्डाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस भी हो जाती है टाइफाइड के केस में, कोलेसिस्टाइटिस भी हो सकती है, लेकिन वो सब रेयर कॉम्प्लिकेशन है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं टाइफाइड की? डायग्नोसिस ब्लड कल्चर, और फिर फर्स्ट वीक में फिर विडाल, और फिर थर्ड वीक में यूरिन टेस्ट। स्टूल को भूल गई आप? जी, क्योंकि ये क्वेश्चन फर्स्ट वीक में जो है सही है, ब्लड कल्चर ही कराते हैं। सेकेंड में स्कूल, सेकेंड में वही एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट या विडाल टेस्ट जिसको हम कहते हैं। सेकेंड वीक में विडाल टेस्ट। थर्ड में आप कराइएगा स्टूल कल्चर। फोर्थ वीक में यूरिन कल्चर। इसका याद करने का तरीका था बासु के नाम से। ये क्यों कहा गया? क्योंकि ये एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है, जो विडाल टेस्ट होता है ये एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है। बी से ब्लड कल्चर, ए से एंटीजन वाला ले लीजिए अगर तो ए, एस से स्टूल कल्चर, यू से यूरिन कल्चर। वासु के नाम से इसको याद कर लीजिए। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। कॉम्प्लिकेशन में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसका वही इंटेस्टाइनल परफोरेशन था। इसके अलावा न्यूमोनिया, मायोकार्डाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस भी हो सकते हैं, लेकिन वो रेयर कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए उनमें गैली पाई जाती है। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया रोज स्पॉट्स है, ये है। इसका ट्रीटमेंट, ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस में केसेस के लिए सिफेलोस्पोरिन थर्ड जनरेशन, अगर हम बात करें सबसे बेस्ट है थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन बेस्ट है केसेस के लिए। कैरियर्स के लिए एम्पिसिलिन या मॉक्सिसिलिन और प्रोबेनेसिड 6 वीक के लिए दी जाती है। इम्यूनाइजेशन, टाइफाइड की वैक्सीन आती है, तीन वैक्सीन है उसकी। आई थिंक DI, ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन इससे कर सकते हैं।